महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भी हो सकता है राउत के साथ जेल में कमरा शेयर करते नजर आए। दरअसल पूरा मामला यह है कि बाला साहब ठाकरे का अखबार छापने वाले एक परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और 2 बेटों आदित्य और तेजस की संपत्ति की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि ठाकरे परिवार के पास बेहिसाब संपत्ति है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति है और इसकी जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जानी चाहिए। याचिका में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि और 2 बेटों आदित्य और तेजस की संपत्ति का भी जिक्र किया गया है। याचिका में ये सवाल भी उठाया गया है कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे आखिर क्या करते हैं, ये कभी स्पष्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे में ये बात भी जनता के सामने आनी चाहिए। ये याचिका गौरी भिड़े और उनके पिता अभय भिड़े ने दायर किया है। इनके परिवार ने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के साप्ताहिक अखबार को कुछ समय के लिए प्रकाशित किया था। वहीं याचिका में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ठाकरे की कंपनी प्रबोधन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने 42 करोड़ रुपए के कारोबार और 11.5 करोड़ रुपए के लाभ का शानदार प्रदर्शन दिखाया। याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि यह काले धन को सफेद करने का स्पष्ट मामला है। बीएमसी और दूसरे स्रोतों से इकट्ठा किए गए बेहिसाब धन को उपरोक्त कंपनी के खातों में बेईमानी से बचाया गया और लाभ के काल्पनिक आंकड़े दिखाए गए। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 143 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। ऐसे में अगर कोर्ट में उद्धव एंड फैमिली के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? क्या महागठबंधन का साथ नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे हैं? अब इसे लेकर कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अब भी बीजेपी के संपर्क में है और फिर उससे गठजोड़ कर सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हालात की मांग हुई तो नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। प्रशांत ने कहा कि बीजेपी से नीतीश का ये रिश्ता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बना हुआ है। इस संपर्क को बनाए रखने के लिए ही नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ने के बावजूद हरिवंश को राज्यसभा उपसभापति पद से हटने के लिए नहीं कहा। प्रशांत किशोर का ये तर्क और उनका दावा बिहार की राजनीति में तूफान लाने के लिए काफी है। एक तरफ आरजेडी के होश उड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू का बयान भी इस पर आया है। प्रशांत किशोर के इस दावे पर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने खंडन करते हुए पलटवार किया है। मीडिया से बात करते हुए त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से बीते दिनों ऐलान कर चुके हैं कि वो अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर 6 महीने से सियासत में उतरे हैं, वहीं नीतीश कुमार को राजनीति करते हुए 50 साल हो गए हैं। केसी त्यागी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने भ्रम फैलाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं इससे पहले प्रशांत ने 2 बार ये दावा भी किया था कि नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब वो नीतीश से उनके आवास जाकर मिले तो नीतीश ने उनको अपने साथ आने के लिए कहा। प्रशांत ने ये दावा भी किया कि नीतीश ने कहा कि मेरे बाद जेडीयू को आपको ही संभालना है। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि बिहार में राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रशांत किशोर की बात सच भी हो सकती है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश पर आरजेडी नेता कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी का हाथ थाम ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी का गेम बना दिया। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी को विरोधियों की तरफ से ऐसे ही बयान का इंतजार रहता है और गुजरात में चुनाव से पहले ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी बयान और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का सीधे पीएम मोदी की मां पर निशाना साधना। पीएम ने आपके इस बयान को लपक लिया और ढेले की तरह चलाकर केजरीवाल पर मारा है। बीते दिनों एक सभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों से कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया जो बार बार गुजरात और इसके लोगों को गाली देते हैं और उनका अपमान करते हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने राज्य के लोगों से निराशावादियों और झूठ बोलने वालों से दूर रहने का आग्रह किया।
मोदी ने भीड़ से पूछा कि अगर भारत से कोई कुछ हासिल करता है या सफल होता है तो एक भारतीय के रूप में आप गर्व से भर जाएंगे या नहीं। अगर दक्षिण भारत के वैज्ञानिक इसरो में सफल होते हैं तो आप खुश होंगे या नहीं। अगर हरियाणा का कोई युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो आप खुश होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि बेशक कोई भारतीय देश में कहीं भी रहने वाले किसी भी अन्य भारतीय की उपलब्धियों से बहुत खुश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों से हमने देखा है कि जब गुजरात के लिए कुछ अच्छा होता है या कोई गुजराती कुछ हासिल करता है तो विकृत मानसिकता वाले लोग इसे पसंद नहीं करते। वे गुजरात का अपमान करते हैं और गुजराती लोगों को गाली देते हैं। मोदी ने कहा कि हम सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को निराशावादियों के साथ साथ झूठ बोलने वालों से भी सावधान रहना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। हालांकि मोदी ने सीधे तौर पर गोपाल इटालिया के बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़कर केजरीवाल और विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में अगर गुजरात के लोगों ने इसे दिल पर ले लिया तो केजरीवाल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। यूपी में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी के बाहुबली और डॉन यूपी छोड़कर फरार हो गए हैं। जो बचे हैं या तो वो सरेंडर कर रहे हैं या उन पर चल रहा है योगी बाबा का डंडा। यूपी के दिन क्या आ गए हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपराधी भी योगी आदित्यनाथ का गुणगान करने में जुटे हैं। अतीक अहमद को यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। पिछली सरकारों में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन अब अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ की खुलेआम तारीफ करने में जुटा है। उनका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बता रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अतीक अहमद को विधायक राजूपाल हत्या मामले में गुजरात स्थित जेल से लखनऊ की कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने सीएम योगी को ईमानदार और बहादुर बताया। उनका ये बयान खासा सुर्खियों में है और लोगों को ये जानकर भी हैरानी हो रही कि आखिर अतीक अहमद का ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। दरअसल अतीक अहमद के खिलाफ पिछले कई दिनों से योगी सरकार का हंटर जारी है। अब तक उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। लखनऊ सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में स्थित उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी हेकड़ी नहीं निकली है। उधर जिस तरह से उसने योगी सरकार के संदर्भ में तारीफों के पुल बांधे हैं, उसे लेकर लोगों का कहना है कि उसने सीएम योगी की तारीफ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। खैर माजरा जो भी है, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर 2 सवालों का इंतजार सभी को रहेगा। पहला ये कि आखिर अतीक अहमद पर कब तक आरोप तय हो पाते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह से माफिया ने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, उसे लेकर बीजेपी की ओर से क्या बयान सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल ही हैं। केजरीवाल चिल्लाते रह जाते हैं और उपराज्यपाल फैसला ले लेते हैं, और इसी वजह से केजरीवाल जब से सीएम बने हैं, उनके सभी उपराज्यपाल से 36 के आंकड़े रहे हैं। केजरीवाल खुद को बॉस साबित करने पर तुले रहते हैं। इसी बीच उपराज्यपाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिस पर राजनीति गर्व हो सकती है। दिल्ली पुलिस अब पहले से भी अधिक पावरफुल हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खास शक्ति से नवाजा है, जिससे राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। ये नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। बता दें कि बीते कुछ दिनों में राजधानी के कई इलाकों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। ऐसी कुछ घटनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा था कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने एलजी से कहा था कि अगर आप थोड़ा टाइम दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नजर रखने और दिल्ली में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगाए, तो इससे दिल्ली के आम नागरिकों का भी थोड़ा भला होगा। इसके बाद उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस को और पावरफुल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जब से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया है, वहां के स्थानीय पार्टियां बौखलाई हुई हैं। कुछ दल ऐसे हैं
जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने में जुटे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तो खुलकर पाकिस्तान का गुणगान करती है, इसके लिए उनको विरोध का सामना भी करना पड़ता है। महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के खिलाफ आग उगलने में कम नहीं है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित की हत्या पर विवादित बयान दिया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करारा जवाब दिया। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि ये टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक ने हाल ही में आतंकियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट के परिजनों से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। अब उनके इस बयान पर मनोज सिन्हा ने पलटवार कर मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं बोलूंगा तो उनके मुंह पर पोतने के लिए कालिख भी कम पड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अपने कर्मों के लिए पछताना भी पड़ेगा। मनोज सिन्हा ने सीधे सीधे फारूक अब्दुल्ला का जबरदस्त इलाज कर दिया। बता दें कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया है, वो लगातार घाटी में नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा कसे हुए हैं। वहीं मोदी सरकार की भी पैनी नजर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।